क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 5 के अंतर्गत काव्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के कवि हैं, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से कवि जो है प्रगतिवाद युग से संबंधित हैं। पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक, सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी विचारधारा के कवि माने जाते हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इसके बाद है श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी युग के अंतर्गत जो है स्वच्छंदतावाद के कवि माने जाते हैं। इसके बाद है सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह जो है द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, नई कविता युग की रचना है, यानी कि बताना है कि कौन सी रचना जो है नई कविता से संबंधित है। पहला जो ऑप्शन है यामा, खुशबू के शिलालेख, प्रलय सृजन, पुरूरवा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी विकल्प सही होगा, यानी कि खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख जो है जो रचना है वह नई कविता से संबंधित है और इसके जो रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। यदि भवानी प्रसाद मिश्र की अन्य रचनाओं की बात करें तो गीत फरोश जो है इनकी प्रसिद्ध कृति है। एक है बुनी हुई रस्सी, और बुनी हुई रस्सी पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की है। इनकी अन्य रचनाएं की बात करें तो गीत फरोश और बुनी हुई रस्सी रचना पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए अन्य विकल्प की बात करते हैं, तो अन्य विकल्प को देख लेते हैं। तो अन्य विकल्प में जो पहला विकल्प दिया है वह दिया है यामा। यामा किसकी रचना है, तो यामा रचना जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है और यामा पर 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्रलय सृजन की बात करें तो प्रलय सृजन जो है शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है। शिवमंगल सिंह सुमन की रचना कौन सा है, प्रलय सृजन। अन्य बात करें शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं का तो मिट्टी की बारात भी शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद है पुरूरवा जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम कवि किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है सराहपा, बी है देवसेन, सी है चंद्रवरदाई और डी ऑप्शन है विद्यापति। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा, सराहपा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है और उनकी रचना का नाम है दोहा कोश, यानी कि सराहपा की रचना का नाम क्या है, दोहा कोश। एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है, अन्य विकल्प की यदि बात करें तो अन्य विकल्प को देखेंगे तो देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार इनकी रचना है और श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम रचना मानी जाती है, हिंदी साहित्य का प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना तो कौन है, श्रावकाचार।
प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी का प्रथम कवि सरापा को माना जाता है, जबकि उनकी रचना दोहा कोश है, इसे जो है हिंदी की प्रथम रचना नहीं माना जाता है। जबकि हिंदी की प्रथम रचना जो है देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। अन्य विकल्प को देखते हैं तो चंद्रवरदाई की कृति का नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसके बाद है विद्यापति, और विद्यापति की रचनाओं का नाम है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का रचना काल है, यानी कि बताना है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पहला जो ऑप्शन है वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए आंसर सही होगा, वीर गाथा काल। यानी कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, तो वीर गाथा काल की है। और वीर गाथा काल जो है आदिकाल का ही नाम है, यानी कि आदिकाल की ही रचना है। यानी कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल। और आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो है वीरगाथा काल कहा था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं, यानी कि राम की शक्ति पूजा जो कविता है इसके रचयिता कौन हैं। जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्यारे बच्चों, इस कविता में जो है जब राम जो है रावण पर आक्रमण करते हैं, यानी कि लंका पर जब आक्रमण करते हैं और रावण से युद्ध करना होता है, तो उनके मन में संशय उत्पन्न होता है। और संशय उत्पन्न होने पर वह सोचते हैं कि इस युद्ध को मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। और इसी की एक कविता है, अन्याय है जिधर उधर है शक्ति, यानी कि जिधर अन्याय है उधर ही शक्ति है। तो इन्होंने इसीलिए शक्ति की उपासना की, और शक्ति की उपासना करने के बाद जो है युद्ध करते हैं। तो इसका वर्णन इसमें राम की शक्ति पूजा में मिलता है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति का नाम है कामायनी, कामायनी लहर झरना। कामायनी लहर झरना जो है यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगर मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति का नाम है साकेत, साकेत। और अज्ञेय जी की बात करें तो अज्ञेय जी की प्रसिद्ध रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार। और इस रचना पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के, भक्ति के। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए ऑप्शन सही होगा इसका, यानी कि प्रकृति के। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपके पिछले वाले वीडियो में बताया गया था कि सुमित्रा नंदन पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके अलावा इनको एक और उपाधि दी गई है शब्द शिल्पी। इन्हें शब्द शिल्पी भी कहा जाता है, शब्द शिल्पी। यानी कि दो उपाधि है, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है और शब्द शिल्पी भी कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, बी ऑप्शन है आशा, सी ऑप्शन है श्रद्धा और डी ऑप्शन है ईड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि चिंता। यानी कि कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, चिंता है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में देखते हैं, आशा जो है कामायनी का दूसरा सर्ग है, यह दूसरा सर्ग है। श्रद्धा जो है तीसरा सर्ग है।
इस प्रकार यदि हम इसके क्रम को देखें तो पहले आता है चिंता, फिर आशा, फिर श्रद्धा, फिर इसके बाद चौथा जो सर्ग है काम, फिर वासना, लज्जा, कर्म, ईड़ा, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, रहस्य, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो आनंद जो है इसका अंतिम, आनंद जो है अंतिम सर्ग है, यानी कि कामायनी का प्रथम सर्ग है चिंता सर्ग और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद सर्ग है। और कामायनी में कितने टोटल सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। और कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका किस काल की रचना है? पूछा जा रहा है कि विनय पत्रिका किस काल की रचना है। पहला ऑप्शन है आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल और डी आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर होगा बी, यानी कि विनय पत्रिका जो है भक्ति काल की रचना है। अब बात करते हैं विनय पत्रिका की। तो विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की है। और विनय पत्रिका की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, यानी कि यह रचना जो है किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में। बहुत बार पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की अन्य रचना में की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध कृति है रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हरिऔध की रचना नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी हरिऔध की रचना नहीं है। चुभते चौपते, रस कलश, वैदेही वनवास, अनग। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर सही होगा। अनग जो है हरिऔध जी की रचना नहीं है। अनग जो है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का क्या है? नाटक है। मैथिली शरण गुप्त का क्या है? नाटक है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त के 3 नाटक हैं। एक है तिलोत्तमा, 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 तिलोत्तमा इनका नाटक है। अनग भी इन्हीं का प्रसिद्ध नाटक है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो चुभते चौपदे हरिऔध जी की रचना है। चोखे चौपदे भी इन्हीं की रचना है। रस कलश जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास को जो है हिंदी साहित्य का यानी कि खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा, यशोधरा। यशोधरा कैसा कृति है? तो चंपू काव्य है। कैसा है? चंपू काव्य है। और यशोधरा की रचना जो है 1932 ईस्वी में हुई थी। और यशोधरा जो रचना है यह किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प की बात करते हैं तो पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की ही रचना है, जो 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। द्वापर जो है इनका दूसरा महाकाव्य है। द्वापर जो है महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इनका पहला महाकाव्य जो है साकेत है और दूसरा महाकाव्य कौन सा है? द्वापर है। आपको द्वापर कब लिखा गया? 1936 में, 1936 में। और सिद्धराज भी इन्हीं की रचना है, ये भी 1936 में लिखा गया है। यानी कि चारों रचनाएं जो है मैथिली शरण गुप्त की ही है। पंचवटी, द्वापर, यशोधरा और सिद्धराज चारों रचनाएं हैं। जबकि इसमें चंपू काव्य कौन सा है? तो यशोधरा है। यशोधरा इसका सही आंसर है। और अन्य में की बात करें तो तीनों रचनाएं भी मैथिली शरण गुप्त की ही हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अज्ञेय की रचना है। पूछा जा रहा है कि अज्ञेय की कौन सी रचना है? कुरुक्षेत्र, हरि घास पर क्षण भर, रश्मिरथी, हुंकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी आंसर सही होगा, हरि घास पर क्षण भर। हरि घास पर क्षण भर रचना किसकी है? तो अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं भग्नदूत, भग्नदूत, चिंता,
इत्यलम, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, ओ बावरा अहेरी भी इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार। और आंगन के पार द्वार पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पूछा जाता है कि अज्ञे जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो आंगन के पार द्वार। और इनकी रचनाएं है भग्नदूत भी इन्हीं की रचना है, चिंता भी इन्हीं का है, इत्यलम भी है, हरी घास पर क्षण भर, ओ बावरा अहेरी, सब रचनाएं जो है अज्ञे की हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में देखते हैं तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। और कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग का गीता कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, नोट करिएगा, कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग का गीता कहा जाता है। आधुनिक युग का गीता कहा जाता है। और किसकी रचना है कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद रश्मिरथी भी दिनकर की ही रचना है और यह एक प्रबंध काव्य है जो कि कर्ण के जीवन पर लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं हुंकार। हुंकार भी जो है रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। यानी कि हरी घास पर क्षण भर रचना अज्ञे की है और शेष तीनों रचनाएं जो हैं कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और हुंकार जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रीत मुक्त कवि हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कवि रीत मुक्त है। पहला ऑप्शन है बिहारी, भूषण, केशव, घनानंद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी आंसर सही होगा, यानी कि घनानंद जो है रीत मुक्त कवि हैं। प्यारे बच्चों, रीत मुक्त कवि की बात करें तो घनानंद हैं। इसके बाद आते हैं बोधा, घनानंद बोधा। फिर ठाकुर आते हैं, ठाकुर, आलम और द्विजदेव, द्विजदेव। ये जो 5 कवि हैं यह रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर जो है और द्विजदेव, ये 5 जो कवि हैं रीति मुक्त के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है बिहारी। तो बिहारी जो है रीति सिद्ध कवि हैं, ये पूछा जाता है। एकमात्र कवि हैं जो रीति सिद्ध हैं, रीति सिद्ध के अंतर्गत एकमात्र कवि आते हैं, उनका नाम है बिहारी। और अन्य विकल्प की बात करते हैं तो केशव और भूषण, यह जो दोनों लोग हैं यह रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये नहीं रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था यानी कि किस रचना पर मिला था। पहला है लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, अतिमा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चिदम्बरा। चिदम्बरा पर जो है सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यदि अन्य रचनाओं की बात करें तो इसमें जो पहला ऑप्शन है लोकायतन, लोकायतन पर सुमित्रानंदन पंत को जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, यानी कि लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। और कला और बूढ़ा चांद पर इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यह पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो कला और बूढ़ा चांद पर। लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, जबकि चिदम्बरा पर इनको जो है 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अतिमा भी जो है सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा, पृथ्वीराज रासो।
पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसके रचयिता हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई इसके रचयिता हैं। इसके बाद अन्य विकल्प की बात करते हैं तो रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है और यह रचना जो है 1574 ईस्वी में लिखी गई थी और इसकी भाषा जो है अवधी है। यानी कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है तो अवधी भाषा में लिखा गया है। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। पद्मावत जो है जायसी की रचना है। पद्मावत जो है जायसी की रचना है, यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है। जबकि रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। नोट कर लीजिएगा, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है और यह रीतकालीन रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसमें बताना है कि कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। पृथ्वी पुत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी ऑप्शन सही होगा, परशुराम की प्रतीक्षा। प्यारे बच्चों, बता दें कि यह परशुराम की प्रतीक्षा जो है यह 1963 ईस्वी में लिखी गई कृति है। चूँकि 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था और भारत को उसमें पराजय मिली थी और उससे क्रोधित होकर जो है रामधारी सिंह दिनकर ने परशुराम की प्रतीक्षा नामक रचना लिखी थी। तो यह 1963 में लिखी गई है और भारत और चीन के युद्ध को आधार बनाकर यह कृति लिखी गई है। इसके बाद अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में पहला है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र किसकी रचना है, इसको नोट कर लेंगे। पृथ्वी पुत्र, तो पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। और इनकी एक और रचना है जो कि आपके कोर्स में है, राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप इनकी रचना है, पृथ्वी पुत्र है। और एक इनकी और रचना है भारत की एकता भी इन्हीं की रचना है। इसके बाद दूसरे विकल्प पर बात करते हैं तो ऐसा कोई घर देखा है आपने, यह रचना जो है अज्ञेय जी की है। ऐसा कोई घर देखा है आपने, यह रचना किसकी है, अज्ञेय जी की है। अज्ञेय जी की जो है काव्य से संबंधित कृति है। इसके बाद अन्य विकल्प पर बात करते हैं तो डी वाला जो ऑप्शन है उसमें दिया है स्वर्ण किरण। तो स्वर्ण किरण जो रचना है यह जो है स्वर्ण किरण जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और सुमित्रा नंदन पंत की एक और रचना है स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल, और दोनों जो रचनाएं हैं यह अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, यानी कि कौन सा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, वैदेही, वनवास। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इसकी रचना जो है 1914 ईस्वी में हुई थी। और प्रिय प्रवास में जो नायक और नायिका हैं राधा और कृष्ण का वर्णन है। राधा और कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया है। राधा को लोक सेविका के रूप में और कृष्ण को लोक सेवक के रूप में इसमें दिखाया गया है। और इसमें जो है प्रिय प्रवास में जो है कुल 17 सर्ग हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं तो कुल 17 सर्ग हैं। अब इसके बाद अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में देखते हैं तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1931 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसमें जो है साकेत में कुल जो है 12 सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं, 12 सर्ग हैं। और साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला का वियोग वर्णन वर्णित है। इसके बाद है कामायनी। कामायनी किसकी रचना है, प्रसाद की रचना है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। और इसमें कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। कामायनी कब लिखी गई थी, 1935 ईस्वी में यह कामायनी लिखी गई थी। इसके बाद अगले विकल्प की बात करते हैं तो वैदेही वनवास दिया गया है। तो वैदेही वनवास की बात करें
तो वैदेही जो वनवास रचना है, वैदेही वनवास, यह भी जो है हरिऔध जी की ही रचना है और इसे जो है खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य कहा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य इसे माना जाता है। पूछा जाए कि खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य कौन सा है, तो वैदेही वनवास। ये किसकी रचना है, तो ये भी हरिऔध जी की रचना है। कब लिखी गई थी, तो 1940 ईस्वी में वैदेही वनवास लिखा गया था और इसमें जो है 18 सर्ग है, यानी कि प्रीप्रवास में 17 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है, यानी कि इसमें बताना कि कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है। पहला ऑप्शन है आंगन के पार द्वार, अनघ, युगवाणी, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसका जो सही आंसर होगा, बी आंसर सही होगा, अनघ। अनघ जो है मैथिली शरण गुप्त का नाटक है और इसके अलावा भी इनका जो है तिलोत्तमा भी इनका प्रसिद्ध नाटक है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में देखते हैं आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार जो रचना है यह अज्ञेय की है, अज्ञेय की रचना है और आंगन के पार द्वार पर जो है अज्ञेय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद बात करते हैं युगवाणी। तो युगवाणी जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और इसके बाद बात करते हैं परशुराम की प्रतीक्षा। तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है जो 1963 ईस्वी में लिखा गया है और इसका जो विषय है भारत और चीन के युद्ध को लेकर यह रचना लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। पूछा जा रहा है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है ए रामधारी सिंह दिनकर, बी अज्ञेय, सी है महादेवी वर्मा और डी ऑप्शन है निराला। तो इसका जो सही आंसर होगा वह बी आंसर सही होगा, अज्ञेय। यानी कि कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है, तो अज्ञेय की रचना है और अज्ञेय जी को जो है इसी रचना पर 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अन्य विकल्प की बात करते हैं इसमें, तो अन्य विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति का नाम है कुरुक्षेत्र। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की कृति का नाम है यामा। यामा पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1982 ईस्वी में मिला था। जबकि निराला की बात करें तो निराला की प्रसिद्ध कविता का नाम है सरोज स्मृति, जो कि इनके पुत्री के अपनी पुत्री के स्मृति में इन्होंने लिखा था और इसे हिंदी का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था। पहला ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ये आंसर सही होगा, यानी कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। यानी कि चिदंबरा पर सुमित्रा नंदन पंत को जो है 1968 ईस्वी में जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि हिंदी साहित्य में यदि किसी को सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो वह सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, यानी कि इसमें बताना है कि कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। इत्यलम, अनामिका, द्वापर, लहर। तो इसका जो सही आंसर है वह है लहर। लहर किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कब लिखी गई थी, 1933 ईस्वी में। और इसमें जो है प्रसाद जी के गीतों का संग्रह है। यदि जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाओं की बात करें तो आंसू जो कि 1925 में लिखा गया था, झरना 1918 में लिखा गया था, कामायनी 1935 में लिखी गई रचना है। अब अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में है इत्यलम। इत्यलम जो है अज्ञेय जी की रचना है। द्वापर, द्वापर पूछा जाए तो द्वापर किसकी रचना है, तो द्वापर जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है और यह महाकाव्य की श्रेणी में आता है और ये द्वापर की रचना 1936 ईस्वी में हुआ है। और इसके बाद है अनामिका। अनामिका जो है
निराला जी की रचना है। अनामिका जो है निराला जी की रचना है। इत्यलम अज्ञेय की रचना है। अनामिका जो है निराला जी की रचना है। द्वापर मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और लहर जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है, यानी कि इसमें बताना कि कौन सा मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। तो पहला ऑप्शन है यशोधरा, बी है भारत भारती, सी है रंग में भंग और डी है पंचवटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी ऑप्शन सही होगा, रंग में भंग। इनका जो है पहला काव्य संग्रह है जो कि 1909 ईस्वी में लिखा गया। यदि यशोधरा की बात करें तो यह 1932 में लिखा गया और यह क्या है, एक चंपू काव्य है। पूछा जाता है कि यशोधरा कैसा काव्य है, तो यह एक चंपू काव्य है। इसके बाद आता है भारत भारती। भारत भारती की रचना जो है 1912 में, भारत भारती 1912 में लिखा गया और यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और इसी रचना के आधार पर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। इसके बाद है पंचवटी। पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है जो 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है, यानी कि बताना है कि गीत संकलन पारिजात किसकी कृति है। मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या है, पारिजात। और इसमें आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। और पारिजात में कुल कितने सर्ग हैं, तो 15 सर्ग हैं, यानी कि यह इसकी कथा जो है 15 सर्गों में विभाजित है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे। ये कई बार प्रश्न आपको बताया जा चुका है। इसका पहला ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि अज्ञेय जी के संपादन में कुल 4 सप्तकों का संपादन हुआ है। पहला जो था उसका नाम था तार सप्तक, पहले का नाम था तार सप्तक। कब निकला था, 1943 में। दूसरे का नाम था दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक, और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1951 में। तीसरे का नाम था तीसरा सप्तक, उसका प्रकाशन 1959 ईस्वी में। और चौथे का नाम था चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, महाप्राण के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस कवि को जो है महाप्राण उपनाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी होगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है महाप्राण के नाम से जाना जाता है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का उपनाम था कलाधर। यह कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे, यानी कि कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में यह रचना करते थे। जबकि सुमित्रा नंदन पंत का जो बचपन का नाम है वह गुसाई दत्त, यह भी नोट कर लीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था, गुसाई दत्त, गुसाई दत्त इनका नाम था बचपन का, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गुसाई दत्त। जयशंकर प्रसाद ब्रज भाषा में किस नाम से लिखते थे, कलाधर नाम से। जबकि महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। इसमें है आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, चिंता, स्वर्णधूल। तो इसका जो सही आंसर होगा डी आंसर सही होगा। स्वर्णधूल जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। स्वर्णधूल जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है, स्वर्णधूल। यदि सुमित्रा नंदन पंत की अन्य रचनाओं की बात करें तो ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, गुंजन है, युगांतर है, युगवाणी है, स्वर्णधूल है, स्वर्ण किरण, सब रचनाएं जो है किसकी हैं, अतिमा है। ये सब रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो आंगन के पार द्वार,
आंगन के पार द्वार अज्ञे की रचना है। आंगन के पार द्वार पर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चिंता भी अज्ञे जी की रचना है। अबावरा अहेरी भी अज्ञे जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है नई कविता से संबंधित पत्रिका है, यानी कि कौन सी पत्रिका नई कविता से संबंधित है। इसका पहला जो ऑप्शन है ज्ञानोदय, कादम्बिनी, साहित्य संदेश, कर्मवीर। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा। साहित्य संदेश जो है नई कविता से संबंधित पत्रिका है। जबकि कर्मवीर पत्रिका का संपादन कौन करते थे, माखनलाल चतुर्वेदी। नोट कर लीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी जो है कर्मवीर पत्रिका का संपादन करते थे। इसके बाद बात करें तो ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर करते थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल के नाम से किस युग को जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि पुनर्जागरण काल के नाम से किस युग को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है छायावाद युग और डी ऑप्शन है प्रगतिवाद युग। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए सही होगा, यानी कि भारतेंदु युग को जो है पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें जो है द्विवेदी युग जो है इसको जागरण सुधार काल नाम दिया गया। इसको जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से और जो है भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। और यदि बात करें छायावाद युग, तो छायावाद युग का जो समय है 1918 से लेकर 1936 के बीच का जो समय है उसे छायावाद युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रगतिवाद युग का जो समय सीमा है 1936 से लेकर 1943 के बीच का जो समय था वह प्रगतिवाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रगतिवादी युग जो है साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करती है और यह कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर सही होगा, धर्मवीर भारती। यदि धर्मवीर भारती की अन्य रचनाओं की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है ठंडा लोहा। नोट कर लीजिएगा, ठंडा लोहा रचना भी किसकी है, तो धर्मवीर भारती का है। 7 गीत वर्ष रचना भी किसका है, धर्मवीर भारती का है। एक रचना है इनका सपना अभी भी, और सपना अभी भी जो रचना है इसी पर इनको जो है धर्मवीर भारती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी कि सपना अभी भी जो रचना है इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनकी कृतियां हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया। कनुप्रिया में जो है राधा और कृष्ण का वर्णन है। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो अन्य विकल्प में है मुक्तिबोध की रचनाओं की बात करें तो 2 इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। यदि रघुवीर सहाय की बात करें तो रघुवीर सहाय की रचनाओं की बात करें तो सीढ़ियों पर धूप में, फिर आत्महत्या के विरुद्ध इन्हीं की रचना है, हंसो हंसो जल्दी हंसो इन्हीं की रचना है, लोग भूल गए ये बहुत इनकी फेमस रचना है, लोग भूल गए। नोट कर लीजिएगा, लोग भूल गए किसकी रचना है, लोग भूल गए ये किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की है और इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनकी रचनाओं का नाम है कुरुक्षेत्र जो कि प्रसिद्ध है, रश्मिरथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, सामधेनी है। ये सब रचनाएं जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से
किस कवि के बचपन का नाम गोसाई दत्त है? अभी इस पर चर्चा हुआ था। किस कवि के बचपन का नाम पूछ रहा है कि बचपन का नाम क्या है? गोसाई दत्त है। तो इसका जो पहला ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सी है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या है? तो गोसाई दत्त। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। नोट कर लीजिएगा, वैद्यनाथ द्विवेदी किसके बचपन का नाम था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम था। जबकि नागा अर्जुन के बचपन का नाम था वैद्यनाथ मिश्र। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इनका नाम था वैद्यनाथ मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी। और अगले विकल्प की बात करते हैं तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। विज्ञान गीता के रचयिता हैं, पूछा जा रहा है कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, केशवदास। तो इसका जो सही आंसर होगा वह डी आंसर सही होगा, केशवदास। केशवदास की अन्य रचनाओं की बात करें तो रसिक प्रिया इन्हीं की रचना है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। और केशवदास जो है रीतिकाल के अंतर्गत जो आते हैं। अन्य विकल्प की बात करते हैं तो इसमें हैं तुलसीदास की प्रसिद्ध कृति का नाम है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। सूरदास की बात करें तो सूरदास की 3 रचनाएं पाई जाती हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली, और यह भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हैं कबीर की बात करें तो कबीर की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, साखी, सबद, रामायणी। और ये तीनों रचनाएं जो हैं इनका बीजक में संग्रहित हैं। किसमें संग्रहित हैं? बीजक में संग्रहित हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग काव्य साहित्य के विकास पर आधारित 30 प्रश्नों को हल किए हैं। प्यारे बच्चों, काव्य के विकास पर आधारित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, लगभग प्रश्न आपके इसी वीडियो से मिल जाएंगे। इसको आप बार बार देखते रहिए। आज का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज बस इतना ही। धन्यवाद।